यहाँ से स्टार्ट करेंगे। डेली का टारगेट अपना हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे आज से डे नंबर 21। ठीक है, डे 21 यहाँ पे रहेगा। और जो यहाँ पर देखो पहले स्टार्टिंग पूरा देख लेते हैं क्या क्या कब से स्टार्ट हुआ था, है ना। 10 फरवरी से और 10 मई के बीच में रहेगा, राइट। उसके बाद हम लोग यहाँ पर जो करीब 14 डेज या 15 डेज जो हमको लोग मिलेगा उसमें हम लोग कुछ अलग यहाँ पर देखेंगे, है ना। चीज़ों को जितना पढ़ चुके हैं पूरा एक साथ सबका रिवीजन करके मैं नोट्स और पीडीएफ आपको सब प्रोवाइड कराता रहूँगा। ठीक है, अभी यहाँ पर सब आपको चीज़ें रिवीजन करना है। अभी भी यहाँ पर मैं कुछ कुछ पीडीएफ आपको देता रहता हूँ, जैसे कि अभी मैंने लास्ट टाइम पे भी दिया था पीडीएफ। ठीक है, कल परसों में जो भी मैंने कराया था, अभी 2 दिन ऑफ कर रखा था मैंने। ठीक है, तो होली के पहले मैंने पीडीएफ आपको इकोनॉमिक का दे रखा था पूरा। अभी आप यहाँ पे मैं जो इकोनॉमिक का भी और 1-2 टॉपिक और है उसका भी पीडीएफ मैं आज आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, जो शायद आपको नहीं मिलेगा टॉपिक जो आपके बुक या नोट्स हो वहाँ पे, एक बार देखना मिलता है तो ठीक है, मिलेगा तो भी, नहीं मिलेगा तो भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तो मैंने बना के रखा है वो। और यहाँ से कॉन्टैक्ट करना है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो टेलीग्राम पे। ठीक है, ये दे रखा है और यहाँ पर जुड़ सकते हो टेलीग्राम पे। कोई यहाँ पर चार्जेस नहीं कि आपको पैसे देना है, उसके पैसे दे के पे करना है और उससे जुड़ना नहीं। तो देखो यहाँ से हम लोग क्या पॉलिटी पहले स्टार्ट किया था। पॉलिटी के यहाँ पर जितने भी टॉपिक थे सब खत्म हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग ने स्टार्ट किया इकोनॉमिक। इकोनॉमिक के करीब यहाँ पर भी 7 से 8 डेज और अभी आपका लगेगा। 7 से 8 डेज या मान सकते हो 10 डेज के आसपास, है ना, और अभी इसमें लगेगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे अभी एंशिएंट हिस्ट्री कर रहे हैं। ठीक है, मेडाइवल में आने वाले आ चुके हैं। और यहाँ पर उसके बाद हम लोग आएंगे मॉडर्न हिस्ट्री में। ठीक है, उसके बाद फिर एक बड़ा सा सब्जेक्ट उठाएंगे ज्योग्राफी का। ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे। तो आते हैं, स्टार्ट करते हैं टॉपिक अपना। और यहाँ पे पूरी ये चीज़ें जितनी दे रखी है काफ़ी इंपॉर्टेंट, इनको आपको रीड करना है, पढ़ना है सब। ठीक है, मैं आपको इसका पीडीएफ भी दे दूँगा, उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ो, देखो, समझ आएगा आपको चीज़ें क्या क्या कैसे करना है। आते हैं टॉपिक पर। यहाँ से टारगेट डे 21 है। ठीक है, और यहाँ पर इकोनॉमिक जो हम लोग है पहला सब्जेक्ट इसमें देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो एंशिएंट से मेडाइवल में आए हैं वो भी हम लोग देखेंगे। डेट 5 मार्च आज है। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। यहाँ पे देखो राजकोषीय नीति और वित्त, यहाँ पर सरकारी वित्त है। इसमें विस्तृत सब टॉपिक आपको देखा गया, मतलब जितने भी यहाँ पर इसको लेकर के जितने भी यहाँ पर टॉपिक सब टॉपिक होते हैं वो सब यहाँ पे निकाले गए। आपको देखो क्या करना है अभी टारगेट में, जैसे कि अभी टारगेट है या फिर क्लासेस में, है ना, करते हैं लोग, क्या कहते हैं टीचर में लोग, कि हम मेंटरशिप चल रहा है। मेंटरशिप में आपको राजकोषीय नीति और सरकारी वित्त के यहाँ पर सब टॉपिक पूरा पढ़ के आना है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर टॉपिक क्या करते हैं, टॉपिक को सब टॉपिक निकाल के इसके अंदर क्या टॉपिक हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्या टॉपिक हो सकते हैं, पूरी लिस्ट बना लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग करते हैं, है ना। तो यहाँ पर एक भी टॉपिक एग्जाम में छूटना नहीं पाएगा। जैसे कि जहाँ से भी क्वेश्चन आएगा, जैसे यहाँ पर टॉपिक दे रखा है राजस्व प्राप्ति, इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, राजस्व प्राप्ति के अंदर पूंजीगत प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति राजस्व व्यय, यही नहीं कि राजस्व व्यय ही, बल्कि इसके अंतर्गत और आपने राजस्व व्यय पढ़ लिया क्या होता है, लेकिन इसके अंतर्गत और जैसे कि ब्याज भुगतान होता है, इसके अंतर्गत सब्सिडी होती है, रक्षा सेवाएं होती है, वेतन, सब ये सब इसके अंतर्गत भी शामिल करना है, ना कि सिर्फ ब्याज, राजस्व ब्याज का डिफिनेशन पढ़ लो हो गया, नहीं। तो देखो टॉपिक के अंदर सब टॉपिक के अंदर सब टॉपिक यहाँ पर दे रखा है ना। तो ऐसे करके हम लोग यहाँ पर इसको ब्रेक किए, जिससे यहाँ पर कोई भी चीज़ें छूट, जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया पेंशन को लेकर, क्वेश्चन आ गया पेंशन स्कीम को लेकर क्वेश्चन आ गया, तो क्या करोगे, बोलोगे मैंने पढ़े नहीं। लेकिन यहाँ पर तो पेंशन था किसमें, राजस्व में, है ना। तो राजस्व में आपको क्या करना, जो पेंशन की स्कीम है हमारी, उस स्कीम में भी नेशनल जो पेंशन स्कीम है ना, उसको आपको पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि अभी करंट में भी न्यूज़ में थी काफ़ी ज़्यादा, है ना, तो वो ज़्यादा पढ़ोगे इसको, राइट। करंट से रिलेट करके आपको देखना है, ध्यान रखना है। तो देखो यहाँ से केंद्रीय बजट, इसके अंतर्गत आता था केंद्रीय बजट। केवल आंकड़ों का खेल नहीं है, आंकड़ों सब नहीं देखना है कि आंकड़ों देख लो ये इसने इतना कौन बजट अलॉट हुआ है ना, और यहाँ पर रक्षा मंत्रालय ने इतना यहाँ पर दिया, एजुकेशन को इतना दिया, उससे यहाँ पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वो स्टेट पीसीएस पूछता है पेपर में क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर इसके अंदर के कई डेटा आपको पढ़ने होते हैं, जैसे कि इनमें अगर बजट हुआ है तो उसमें राजस्व प्राप्ति क्या हुई है, मैंने एरो दिखा रखा है ना ऐसे करके नीचे। तो मतलब ये समझ के आपको देखना है कि राजस्व व्यय में कैसे प्राप्ति में कहाँ कहाँ से प्राप्ति हुई है। एक तो कर राजस्व प्राप्त हो कैसे, जो है आपका गैर कर राजस्व और पूंजीगत कर राजस्व, है ना, प्राप्ति। जैसे कि यहाँ पर ब्याज और लाभांश, नॉन टैक्स रेवेन्यू और लाभांश, ये हमारी 2 चीज़ें आ गई। अब मान लो हम यहाँ पर सब राजस्व पढ़ते तो यहाँ से ब्याज और हमारा लाभांश वाला टॉपिक छूटता, यहाँ से क्वेश्चन बनता तो आप गलत करोगे। ठीक है, पूंजीगत प्राप्ति क्या होती है, पूंजीगत प्राप्ति आपको डेफिनेशन पढ़ना है। और ऋण प्राप्तियाँ और उनके गैर ऋण प्राप्तियाँ, जैसे विनिवेश, है ना, साधन उनके जो होते हैं, क्या क्या विनिवेश के साधन होते हैं, कहाँ कहाँ पर पूर्ण उपयोग कर सकते हैं विनिवेश के साधन को, वो आपको वहाँ से पढ़ना है। ठीक है, पूंजीगत प्राप्ति में अगला जब पूंजीगत प्राप्ति टॉपिक पढ़ोगे ना, उसमें सब अंदर होगा ये। ठीक है, हो सकता है तो जो कौन सी बुक है, संजीव वर्मा आप देख लो, या तो जो रमेश सिंह है उसमें भी हो सकता है, रमेश सिंह का मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन संजीव वर्मा में तो होगा। और अगर आपके पास नोट्स हैं रमेश्वर सर के, तो वहाँ पे भी टॉपिक देखने को मिलेगा, वहाँ पे तो देखने को मिलेगा ही, है ना। वहाँ पे भले ही यहाँ पर इसमें अलग नहीं करा रखा होगा, लेकिन उसमें अंदर यहाँ पर दिखा दिया होगा। ठीक है, हम लोगों ने काफ़ी डीप में जाके सब टॉपिक को निकाले हैं, नहीं मिलता है
तो आप जाके मुझे कमेंट करना, मैं आपको टॉपिक प्रोवाइड करा दूंगा पूरे, ठीक है, इकोनॉमिक के, क्योंकि इकोनॉमिक के ढूंढने में दिक्कत होता है, ठीक है, इकोनॉमिक के बोलोगे तो मैं आपको कराऊंगा प्रोवाइड। तो यहाँ देखो पूंजीगत प्राप्ति हो गई। राजस्व व्यय क्या होता है? रेवेन्यू, यहाँ पर जो एक्सपेंडिचर होता है, जैसे कि ब्याज भुगतान इसके अंतर्गत आता है ना, सब्सिडी आती है, रक्षा सेवाएं आती है और वेतन पेंशन यहाँ पे सब आते हैं। आपसे किसी पूछोगे क्वेश्चन अगर कि राजस्व व्यय क्या होता है ना, राजस्व व्यय क्या है, तो यही सिर्फ उसकी डिफिनेशन बताएंगे कि यहाँ पर जो हमारा भुगतान होता है उसको सब्सिडी के तौर पर लेते हैं, उसको राजस्व यहाँ पर व्यय कहा जाता है ना। लेकिन यहाँ पर राजस्व व्यय पूरी डिफिनेशन क्या नहीं होती है, इसको पूरी तरीके से आपको एक एक चीज़ को अलग अलग डिफाइन करना है, बताना है चीज़ों को, तब यहाँ पर राजस्व आपका पूरा होगा, राइट। आगे आते हैं, आगे यहाँ पर है पूंजीगत व्यय, जो यहाँ पर बुनियादी ढांचे होते हैं है ना, उनका निर्माण, राज्यों के ऋण और मशीनरी पर खर्च होता है, उसको पूंजीगत व्यय यहाँ पर उसके अंतर्गत देखे जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया, राज्यों के ऋण को लेकर के क्वेश्चन आ गया यूपीएससी में, ठीक है, कि राज्यों के ऋण को लेकर के निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। जो राज्यों का ऋण होता है वो यहाँ पर केंद्र सरकार द्वारा कुछ तरीकों से वहन कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर संचित निधि से भी यहाँ पर इनका जो ऋण होता है उसको पूरा कर सकते हैं, ऐसे करके क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन जब पूछेगा तो आप सोचोगे राज्यों का ऋण यहाँ से कहाँ से क्वेश्चन दे दिया उसने उठा के, मैंने पढ़ा कुछ और, लेकिन टॉपिक ये आपका पूंजीगत व्यय से पूछा है। मशीनरी पर खर्च आ सकता है, जैसे कि यहाँ पर कुछ मशीनरी से अब यहाँ पर उनको लेकर के कुछ बनावट को लेकर के कुछ खर्च आएगा ना, जो मेंटेन को लेकर कुछ खर्च आएगा, तो इस टॉपिक पर ही आएगा, ठीक है, बुनियादी ढांचे पर ही, लेकिन आपको करंट से रिलेट करके पूछेगा, राइट। तो याद रखना है। बजट निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है, ये टॉपिक टेलीग्राम पर मैं शेयर करूँगा, बताया भी मैंने आपको, और मैंने बना के रखा भी है, जस्ट जैसे ही अपलोड करूँगा वीडियो तो उसके बाद ही मैं टॉपिक भी अपलोड कर दूँगा, करीब 15 से 20 मिनट के बाद, ठीक है। जिस ऊपर आप रीडिंग करोगे ना तो मैं कुछ टाइम बाद ही जस्ट इसको दे दूँगा। बाकी और भी अगर आपको कोई टॉपिक चाहिए होता है, जैसे कोई टॉपिक आपको और इसमें इकोनॉमिक में नहीं मिल रहा है तो आप मुझे बताओगे तो मैं टॉपिक आपको अभी प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है। घाटे की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिसिट, अर्थव्यवस्था में की जो सेहत होती है उसकी समझने के लिए इन घाटों को समझना जरूरत है। मतलब अर्थव्यवस्था की सेहत का मतलब ये नहीं कि अर्थव्यवस्था है तो उसकी सेहत खराब हो गई, बुखार आ गया, नहीं। सेहत करने का मतलब यहाँ पर गिरना घटना है ना, अर्थव्यवस्था की जो हमारी होती है, कभी गिर रही कभी घट रही है ना, तो उसको लेकर, जैसे भी डॉलर है एकदम से रेट बढ़ा हुआ है, 92 प्लस हो गया है ना, अभी क्या था कुछ टाइम में 90 89 90 था, है ना, तो यहाँ से इसको लेकर के सेहत बोलते हैं इसको। इन घाटों को समझना, जैसे कि यहाँ पर कौन कौन से बहुत घाटे सुनेंगे आपने, जैसे राजकोषीय घाटा, ठीक है, राजकोषीय घाटा सरकार की कुल उधारी जरूरत है इसमें शामिल होती है, ठीक है। तो राजकोषीय घाटे एक बार में पूरा पढ़ोगे कि चीज़ क्या राजकोषीय घाटा क्या, इसका एग्जांपल है, बाकी क्वेश्चन हम शाम को आपको कराएंगे। तो आपको क्या होगा, देखो क्वेश्चन आप करोगे तो राजकोषीय घाटा एक बार में एक चीज़ आपको फिट हो जाएगी माइंड में कि हाँ ये राजकोषीय घाटा होता है। अब पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन में कराऊंगा ही सॉल्व, इसको टेंशन नहीं करना है आपको कि टेंशन लेना हो कि मैं क्वेश्चन कहाँ से ढूंढ के लाऊं, इसको कैसे करूँ, नहीं, मैं एक टॉपिक के क्वेश्चन करूँगा, एक पॉइंट के क्वेश्चन करूँगा, ठीक है। आगे राजस्व घाटा, जब नियमित खर्च कमाई से ज़्यादा होता है, ये हमारा राजस्व घाटा में आ जाएगा। आगे पढ़ना है डिफिनेशन पूरी, मैंने शॉर्ट पॉइंट में इनको समझाया आपको, ठीक है। प्रभावी राजस्व घाटा क्या होता है, एक तरह से छोटा पॉइंट में, जैसे कि अगर क्वेश्चन पेपर में आता है तो माइंड में सेट हो जाए चीज़ कि जब नियमित खर्च कमाई से ज़्यादा हो जाए, एकदम की पॉइंट है ये, ठीक है। प्रभावी राजस्व घाटा क्या होता है, वे राजस्व घाटा जिसमें पूंजीगत संपत्ति बनाने वाले अनुदान घटा दिए जाते हैं। फिर से बोलते हैं, जो प्रभावी राजस्व घाटा होता है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, वे राजस्व घाटा जिसमें पूंजीगत संपत्ति बनाने वाले अनुदान घटा देंगे, वो उससे क्या होगा, हमारा प्रभावी राजस्व घाटा निकल आएगा, ठीक है। प्राथमिक घाटा क्या होता है, प्राथमिक घाटा यहाँ पर प्राइमरी डेफिसिट, ये क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। जो प्राइमरी घाटा हम लोग निकालेंगे तो क्या करेंगे, राजकोषीय घाटा से माइनस करेंगे किसको, ब्याज भुगतान को, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा यूपीएससी किन में से प्राथमिक घाटा कैसे निकालेंगे, ऐसे करके दो फॉर्मूले दे देगा, ब्याज भुगतान प्लस राजकोषीय घाटा, ब्याज भुगतान माइनस राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान से 4 स्टेटमेंट दे देगा। तो आपको याद रखना है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन पूछ सकता है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा लेकिन बहुत कठिन बन जाएगा सब लोगों के लिए ये, क्योंकि यहाँ पर नहीं पता, क्योंकि ये सब चीज़ें थोड़ा कम सेट होती है माइंड में, है ना। तो इसलिए आप कंटिन्यू डेली का डेली पढ़ोगे, याद रखोगे चीज़ें, है ना, जो भूल रहे हो उनको एक बार वॉल में लिख लो, वॉल चिपका लो तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। हो सकता है तो इन सब चीज़ों को ज़्यादा तौर पर आगे आते हैं। यहाँ पर मुद्रीकृत घाटा, जब आरबीआई से पैसे छपवाकर कमी पूरी करती है। देखो जब मुद्रीकृत घाटा क्या होता है, जो मोनेटाइज्ड डेफिसिट होता है, जब सरकार जो होती है आरबीआई से पैसे छपवाकर, कौन, सरकार आरबीआई से पैसे छपवाकर कमी पूरी कर सकती है, उसे हम लोग मुद्रीकृत घाटा कहेंगे, कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखना है, जब सरकार का नाम है यहाँ पर, ठीक है। और मत समझ लेना कि जब यहाँ पर रिजर्व बैंक बोल देगा जब आरबीआई अपना पैसे छपकर कमी को पूरी करती है तब नहीं, जब सरकार आरबीआई से यहाँ पर छपवाएगी तब, ठीक है, की पॉइंट है। कराधान क्या होता है, टैक्सेशन, यहाँ पर टैक्सेशन है ना, कराधान, इसको देखेंगे। इसमें प्रत्यक्ष कर, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स आपको पता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस पता है क्या इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आयकर, इनकम टैक्स, कारपोरेट टैक्स, है ना, न्यूनतम वैकल्पिक कर, मैट,
ये सब आपके कराधान इसमें प्रत्यक्ष कर में हो जाएंगे, राइट। अब प्रत्यक्ष कर में जैसे डायरेक्ट टैक्सेस में जीएसटी की संरचना आती है। पहले तो देखो वो तो सबको पता है कौन कौन से टैक्स में आते हैं, कौन सी यूपीएससी नहीं पूछता है, ये स्टेट पीसीएस या फिर अदर एग्जाम के लिए। स्टेट पीसीएस भी फिलहाल अब इतना सरल नहीं पूछता क्वेश्चन कि कौन कौन से के कर हैं, कौन कौन से हो सकता है यूपी पीसीएस और बीपीएससी में पूछ रहे, लेकिन ऐसा स्टेट पीसीएस में नहीं पूछता है ना। हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो देखो अप्रत्यक्ष कर में जो क्वेश्चन पूछेगा यूपीएससी, तो पूछेगा जीएसटी की संरचना, सीजीएसटी क्या है, एसजीएसटी से कैसे भिन्न है, एसजीएसटी और सीजीएसटी में क्या डिफरेंस है दोनों में, यूटीजीएसटी क्या अलग यहाँ पर काम करती है। तो ये चीज़ आपको यहाँ से अच्छा सा पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है जीएसटी की संरचना। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसका अभी अगले साल 10 साल पूरा होने वाला है ना, ध्यान रखना है। तो इसको लेकर के जब इसका 1 साल पूरा हुआ था ना और 2 साल पूरा, तो यूपीएससी ने मेंस में क्वेश्चन पूछा प्लस प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा, ठीक है, दोनों साल क्वेश्चन पूछा था इसमें, याद रखना है। तो यहाँ से जीएसटी को लेकर के पूछना, देखना है कि जीएसटी क्या होती है, इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है, मैंने लिखा है यहाँ पे, और इसकी संरचना कैसी होती है। देखो यहाँ पे मैं बीच बीच में लिख देता हूँ कि मैं जब इसको पढ़ाते टाइम बताते टाइम ये चीज़ें बीच में माइंड से मेरे निकले नहीं, है ना, सेट हो जाए माइंड में, और आपको पीडीएफ में भी सब चीज़ें लिखी रहें, पीडीएफ में भी आप पढ़ सको, ठीक है। तो इसलिए मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पर कैसी संरचना होनी चाहिए, क्या है इसके बारे में, क्या होता है ये, है ना, कब काम करता है, कैसे काम करेगा, तो इसके बारे में पूरा एक फ्लो पढ़ोगे, ठीक है। मिलेगा तो अच्छा है, नहीं मिलेगा तो मेरे से बोलना, मैं आपको एक इकोनॉमिक के एक टॉपिक का प्रिंट यहाँ पर पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। प्रिंट नहीं मतलब पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँगा। प्रिंट तो आप पर दिल्ली में तो नहीं रहने वाला है ना, कोई बहुत कमी होंगे, तो प्रिंट भी दे सकता हूँ, 5-6 पेज का मैं से दे सकता हूँ अगर यहाँ पर रहते हो तो, ठीक है, प्रिंट भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम, अगर यहाँ रहते हो दिल्ली साइड में तो देखो यहाँ से इतना आपको करना है, ठीक है। प्लस यहाँ पर जीएसटी काउंसिल संरचना, जीएसटी काउंसिल क्या होती है, इसी में हमारा आएगा टॉपिक जीएसटी काउंसिल, जीएसटी परिषद संरचना कैसे होती है, मतदान लेने की प्रक्रिया कैसी होती है ना, इनकी छूट देखो ज़्यादा से इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि छूट जो स्लैब है यहाँ पर 5, 12, 18, 28 ये स्लैब आपको लर्न करना है, इस स्लैब में क्या क्या चीज़ें शामिल की गई हैं, ठीक है। ज़रा डीप में नहीं जाना है, थोड़ा सा टॉपिक देखना है बस, ठीक है। क्या संरचना है, चलो हम लोग देख चुके थे क्या जीएसटी की संरचना होती है, कौन कौन इसमें शामिल होते हैं, है ना, जीएसटी नेटवर्क में। आगे कर सुधार, इसमें लॉफर वक्र, ठीक है, लॉफर कर्व, टैक्स टू जीडीपी रेशियो, टैक्स चोरी रोकने के कुछ उपाय हो सकते हैं यहाँ पर, ये है ना, कैसे यहाँ पर ये इसको बना करके समझोगे लॉफर वक्र क्या है, कैसे कैसे काम करता है, जीडीपी रेशियो में क्या उनका डिफरेंस आएगा, और टैक्स चोरी करने के क्या उपाय हो सकते हैं, क्या हम लोग उपाय कर सकते हैं इसके, ठीक है। अगर नहीं मिलेगा मैं फिर से बोलूँ, मैसेज करो, मैं बताऊँगा आपको टॉपिक। वैसे कोशिश करो आप ये सब अच्छे से रीड करोगे ना तो चीज़ें मिलेंगी आपको, है ना, क्योंकि सब सिलेबस ही मैं दे रहा हूँ। हाँ ये हो सकता है कि इतना डीप में सिलेबस में नहीं अंदर दिया है, मैं मानता हूँ, देखता हूँ मैं कि सिलेबस में इतना नहीं है। आगे आते हैं, आगे यहाँ पर है वित्त आयोग। वित्त आयोग में आपका संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 280 के तहत गठन किया गया था, ये मैं आपको पॉलिटी में बता भी चुका हूँ, ठीक है। तो वित्त आयोग आपका वहाँ से कवर हो गया होगा, ये फिर पढ़ भी सकते हो उसको, ठीक है। आगे यहाँ पर है वर्तमान आयोग, जिसमें से 15वें 16वें वित्त आयोग के सिफारिशें और उनके इस्तेमाल किए गए मानक जैसे जनसंख्या, क्षेत्रफल, वन क्षेत्र, इसके बारे में आप पढ़ोगे, ठीक है। एफआरपीएम अधिनियम, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। इतिहास और उसको देश 2003 में क्यों इस पर लाया गया था एफआरपीएम को, है ना, तो ये एक बार देख सकते हो इसको। इतना ज़्यादा नोट्स नहीं बनाने, बस आपको इस टॉपिक को देखना है क्यों लाया गया था, आपको पता होना चाहिए एफआरपीएम क्यों आया था, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग को नहीं पता होगा, है ना, तो पता होना चाहिए, क्योंकि आपको मेंस भी लिखना है ना। मेंस अगर लिखोगे एफआरपीएम पे क्वेश्चन आ गया तो आपको इस उद्देश्य यहाँ पर देना पड़ेगा, वहाँ पे क्या उद्देश्य है इसका, ठीक है। फिलहाल जब की बात जब करेंगे, लेकिन पता होना चाहिए लक्ष्य क्या होगा, एफआरपीएम का क्या लक्ष्य है, राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटे को जीडीपी को कितने % तक सीमित रखना है, इसका टारगेट होगा, है ना। एनके सिंह समिति कमेटी इस नई सिफारिशों पर एस्केप क्लॉज, है ना, ये यहाँ पर लाई गई थी किसकी समिति की सिफारिश पर, एनके सिंह की समिति की सिफारिश पर, और एस्केप क्लॉज क्या है इसके बारे में देखना है, ठीक है। एक बार गूगल करोगे तो मिल जाएगा चीज़, ठीक है। आगे होगा तो बुक में वैसे होगा, ऋण जीडीपी के अनुपात क्या होता है, डेब्ट टू जीडीपी रेशियो, केंद्र और राज्यों के बीच निर्धारित जो सीमाएं होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डेब्ट टू जीडीपी रेशियो बोलते हैं। कुछ एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है। तो देखो इकोनॉमिक के बहुत अच्छे टॉपिक हैं, मैं एकदम डीप में जाके एक एक चीज़ों को समझा रहा हूँ कि आपके इकोनॉमिक, देखो मोस्टली इकोनॉमिक लोगों को टफ, 90% लोगों को इकोनॉमिक्स टफ लगती है टफ है भी, कुछ वर्ड कठिन है इसके ना। तो आपको मैं एक चीज़ जाके बता रहा हूँ कि शायद वहाँ से चीज़ें आपको समझ आए डीप में जा करके, है ना। जैसे बेसिक्स एकदम करते हैं, बेसिक्स ये नहीं जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, ज़्यादातर जगह वही जीडीपी जीएनपी, और भी चीज़ें बताओ कि क्या होती हैं ये, है ना। तो समझ आए कि इकोनॉमिक क्या है, राइट। तो इतना चीज़ आपको यहाँ से करना है, राइट। आपको मैं फिर से बोला हूँ, यहाँ से टॉपिक एंड होता है इकोनॉमिक का। अगर नहीं समझ आता है, नई पॉइंट मिल रहा है तो मुझे बताओ, मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। और इकोनॉमिक का आज का जो यहाँ से इतना ही आपको पढ़ना है, बाकी कल हम लोग अगला देखेंगे, ठीक है।
आज पूरा इतना पढ़ोगे, शाम को हम लोग MCQ इसी पे करेंगे। आपको समझ आ जाएगा MCQ अगर करोगे कि मैंने क्या चीज़ नहीं पढ़ी, क्या चीज़ मिस की है ना। आगे आते हैं सब्जेक्ट हिस्ट्री। हिस्ट्री में आपको मराठा साम्राज्य, भारतीय इतिहास के अत्यंत महत्वपूर्ण भाग अध्याय के यहाँ पर एक सहायता को लेकर के ये पॉइंट्स यहाँ पर विभाजित किया गया, जैसे यहाँ पर इसकी सब टॉपिक में। ठीक है, मराठा साम्राज्य के देखो, जैसे कि हमने आपसे बोल दिया मराठा साम्राज्य आपको पढ़ के आना है। मराठा साम्राज्य में एक एक मैंने की पॉइंट आपको निकाले, कोई टॉपिक पॉइंट नहीं छूटना चाहिए इसके अंतर्गत का। ठीक है, मराठा साम्राज्य छोटा नहीं, देखो कोई भी टॉपिक अपने आप में छोटा नहीं है। आपको छोटा लगता है यार नहीं छोटा है, पढ़ लेंगे चलो, नहीं, उसकी की पॉइंट में कुछ अंदर चले जाओ एकदम डीप में कि कैसे क्या क्या चीज़ है। ठीक है, तब तो हिस्ट्री है। देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एक सब्जेक्ट के अंदर डीप में जाकर देख रहे हैं क्या क्या पॉइंट छूट सकते हैं, यूपीएससी क्या क्या पूछ सकता है ना। तो हर चीज़ जब पढ़ ही लेंगे तो यूपीएससी क्या नया पूछेगा, कुछ नहीं। तो बस आपको क्या करना है, रिवीजन अच्छे से करना है। पढ़ते चलो सब जा रहे हो लेकिन रिवीजन अच्छे से करते रहना है, रोज तो 2.5 से 3 घंटे देना है आपको। ठीक है, देखो मराठा साम्राज्य का उदय और छत्रपति शिवाजी महाराज इसको लेकर के भौगोलिक और सामाजिक पृष्ठभूमि, महाराष्ट्र की लोक भौगोलिक स्थिति और भक्ति आंदोलन का प्रभाव पड़ा उसमें। शिवाजी महाराज के जो प्रारंभिक जीवन कैसा था, है ना, साधु भोसले और उनके जीजाबाई का प्रभाव, प्रारंभिक विजय, तोरण और रायगढ़ हुई थी इनकी, सही बात है। प्रमुख संघर्ष इनके कौन कौन से हुए, अफजल खान के साथ संघर्ष हुआ था, शाइस्ता खान पर हमला किया था 1663 में, और सूरत को लूटा था, और पुरंदर की संधि हुई थी। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से शिवाजी महाराज जो थे उनके संघर्ष को लेकर के बढ़ते से घटते क्रम में लगा रहा है, ये स्टार्टिंग से कालक्रम के अनुसार लगाना है, ऐसे पूछ सकता है। या इनके बारे में आपको एक बार रीड करना ही क्या है, क्या क्या इनमें देखा गया था, है ना, क्या क्या चीज़ हुई थी। आपसे मान लो क्वेश्चन पूछ लिया यूपीएससी ने कि जो शिवाजी महाराज इनके प्रारंभिक काल में जो संघर्ष हुए थे, ठीक है, उसमें सूरत की लूट का क्या कारण था, ऐसे पूछ लिया तो क्या करोगे, है ना। अगर यही जो बहुत लोग हैं डीप में अगर नहीं पढ़ेंगे जाके, सिर्फ उन्होंने इतना पढ़ा शिवाजी के जो कुछ संघर्ष थे, नहीं पढ़ा डीप में, यूपीएससी ने घुमा दिया, लो काम खत्म। ठीक है, तो कहीं से पॉइंट आप छोड़ो मत उसके लिए कि मुझे मारो, है ना। ऐसा जैसे नहीं बहुत लोग क्या करते हैं कि कुछ केस कर देते हैं ना, सोचते कि पुलिस नहीं पकड़ पाएगी, और कुछ लोगों को नहीं पकड़ती, मतलब इतना माइंड नहीं करती। अगर ये चाल है ना तो उनको ज़मीन से खोद के भी निकाल देगी, है ना, लेकिन चाले तो वही ना कि हाँ, अगर यूपीएससी ना अगर चालेगा ना तो एक भी क्वेश्चन कम से कम, अगर 100 क्वेश्चन होते हैं ना, कम से कम आप 10 से 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो उसके, अगर वो चाले क्वेश्चन कि हम मुझे ऐसा घुमाना है। यूपीएससी कठिन क्वेश्चन नहीं बनाता है, वो कॉन्सेप्ट दे देता है आपको, कॉन्सेप्ट आप क्लियर करो, कोई कठिन पेपर नहीं है। एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ोगे ना तो चीज़ें बहुत आसान लगेंगी आपको। तो ये सब पढ़ना है। उसके बाद राज्याभिषेक 1674 में रायगढ़ के लिए राज्याभिषेक पर छत्रपति की जो शिवाजी की यहाँ पर उपाधि थी उसके बारे में यहाँ पर है। शिवाजी के महाराज का प्रशासन कैसा था, इनके प्रशासन में 12 राष्ट्रप्रधान था। ठीक है, 8 मंत्रियों पर जैसे पेशवा, अमात्य, सुमंत जैसे लोग शामिल थे। सैन्य व्यवस्था क्या थी इनकी, ये सैन्य व्यवस्था यहाँ पर है। इनकी राजस्व प्रणाली थी क्या थी, राजस्व प्रणाली यहाँ पर दे रखी है। ठीक है, शिवाजी के उत्तराधिकारी और संघर्ष इनके क्या क्या थे। इनके उत्तराधिकारी और संघर्ष जैसे कि संभाजी, है ना, महाराज थे इनके, राजा राम तराबाई और साहू जी महाराज। एक बार आप ऐसे करके बना के पढ़ोगे ना फ्लो से तो आपको याद रहेगा हाँ इसका संघर्ष मतलब उत्तराधिकारी कौन थे और इसके यहाँ पर अगला क्या पॉइंट आया है ना। ऐसे करके सीरियल वाइज अगर पढ़ोगे ना हिस्ट्री कब खत्म हो गई आपको पता ही नहीं चलेगा। अभी देखो हम लोग एंशिएंट से मेडाइवल कब आ गए, यहाँ पर हम लोग को पता ही नहीं चला कि हम लोग एंशिएंट से मेडाइवल आ रहे हैं। ठीक है, आगे आते हैं बालाजी विश्वनाथ, इसमें पेशवाओं का शासन दे रखा है मराठा संघ में। ठीक है, इनके द्वितीय संस्थापक उदय के रूप में बाजीराव प्रथम। ठीक है, इसमें यहाँ पर इनका मालवा, गुजरात, बुंदेलखंड की जीत को लेकर बताया गया था। ठीक है, इनके शासन को लेकर के बालाजी बाजीराव, है ना, इनको यहाँ पर कटक पर कैसे विस्तार हुआ, तो यहाँ पर इनके भी पॉइंट पढ़ने हैं आपको। ठीक है, सब आपको हिस्ट्री बुक में मिलेंगे, जैसे कि आपके पास स्पेक्ट्रम होगी। ठीक है, प्लस आप उसका सारा ले सकते हो। स्पेक्ट्रम तो अभी मॉडर्न कर लेंगे, स्पेक्ट्रम हटा दो। मेडावलिस्टे को लेकर के आप ले सकते हो सतीश चंद्रा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है, और अगर आप ले सकते हो विपिन नहीं हो तो उपेंद्र नाथ, उसकी हो जाएगी। मेडावल को लेकर के आप इसी को ही फॉलो करो, अच्छा है। बाकी अगर आपके पास नोट्स है कोई क्लासेस कोचिंग का तो वहाँ से भी मिल सकते हैं, सब चीज़ें मिलेंगी आपके वहाँ, है ना। अगर आपके पास उसकी है क्या बोलते हैं हरीशचंद्र वर्मा जो भी है, हरीशचंद्र शर्मा की मेडावल हिस्ट्री मध्यकालीन भारत की, उसके 2 भाग आते हैं, है ना। एक आता है 700 से कुछ और एक 700 से ऊपर की, तो आपको 700 से 1500 के बीच वाली पढ़नी है अगर है तो। ठीक है, बाकी तो क्योंकि अब देखो मैंने अभी हिस्ट्री के बहुत सारी मेडावल की बुक ले रखी थी, इसकी थी मेरे पास और एक और थी, मतलब अहमद करके एक बुक है ना, वो भी बुक थी। मतलब मैंने काफ़ी सफिशिएंट बुक ले रखी थी कि मैंने अलग अलग चीज़ को निकाल करके पढ़ना है ना। तो अगर आपको मिलेगा तो अच्छा है, नहीं मिलेगा तो आप बोलना, कोशिश अपने साइड से करना, बाकी मैं हूँ। ठीक है, आगे महत्वपूर्ण युद्ध और पतन के कारण, इसमें पानीपत, देखो ये नहीं करना है कि मैंने बुक बताई तो अब जाके मार्केट में बुक परचेस करने लगो, परचेस तो नहीं करना, ये गलत काम नहीं करनी है। ठीक है, मतलब एक तरह से गलत काम हुआ, क्यों, क्योंकि पेपर आने वाला और आप बुक खरीद रहे हो। ठीक है, अभी तो बुक से दूर हटना है, राइट।
और जितना है उसको ही पढ़ना है, बाकी नहीं मिलेगा तो मुझे बताओ, मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। आगे पानीपत का तीसरा युद्ध यहाँ पर है, इसमें आंग्ल मराठा युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सलाबाई की संधि, ठीक है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध बेसिन की संधि, और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध साम्राज्य का अंत हुआ था इससे। तो ये सब हमेशा यूपीएससी पूछता रहता है, इनके एवरग्रीन टॉपिक है ना, तो इनके बारे में एक बार डीप में जाके पढ़ोगे, ठीक है। सब नोट्स में मिलेंगे आपको सब चीज़ें, जैसे कि मराठा युद्ध, तृतीय मराठा युद्ध है ना, ये सब होता है। क्या नहीं हो सकता नोट्स में, जैसे कि मैंने आपको बताया ऊपर कि ये शायद पॉइंट इसके नहीं हो सकते हैं, है ना, होंगे लेकिन आपको बहुत डीप जाके देखने पड़ेंगे तब आपको मिलेंगे। जैसे कि एक आती है बुक, मध्यकालीन भारत की भी बुक है, कौन सी है, प्लासी के बाद, विभाजन के बाद, ऐसा करके कोई बुक है ना, तो उसमें भी देखोगे तो लास्ट टॉपिक आपको यहाँ पर मिलेंगे देखने को इसके, है ना, वहाँ पे भी देख सकते हो। आगे आते हैं पतन के यहाँ पर क्या कारण थे इसके, आंतरिक कलह क्या थी, दोषपूर्ण सैन्य संगठन क्या था, अंग्रेजों की कूटनीति यहाँ पर क्या थी, जिससे यहाँ पर ये सब इनकी पतन के कारण हुए। तो ये सब आप देख सकते हो, क्योंकि यूपीएससी देखो ये मेंस के पॉइंट हैं, कुछ ये जो मेंस के पॉइंट लिखे हैं अंग्रेजी कूटनीति, यूपीएससी ने लास्ट टाइम पे मेंस के ही क्वेश्चन से हिस्ट्री के क्वेश्चन बनाए थे, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा था कि क्वेश्चन कहाँ से कैसे पूछ लिए है ना, जो मेंस है ना उसके टॉपिक से क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम किए थे उसने। तो यहाँ से क्या होगा, ये आपको यहाँ से पढ़ना रहेगा, इतनी चीज़ें आपकी हिस्ट्री की पूरी हो गई है। हिस्ट्री और इकोनॉमी को मैंने आपको बता दिया क्या क्या चीज़ आपको पढ़ने कैसे, ठीक है। आगे आते हैं, देखो यहाँ पर आगे दे रहा है इसमें मैंने कि इकोनॉमिक जो है भारत की अर्थव्यवस्था, इसको आपको टेस्ट पेपर लगाना है। एक टेस्ट पेपर मैंने बनाया था, क्वेश्चन काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, आप जाके देखो, यूट्यूब पर मिलेगा, है ना। तो टेस्ट नंबर 6 मैं लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पर, वहाँ से आप देख सकते हो। इसके 50 क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। जो मैं देखो टेस्ट बनाया वो टेस्ट आपको जरूर सॉल्व करना, मैंने इसलिए बनाया कि कुछ टाइम बाद मैं टारगेट दूंगा और आप इसको सॉल्व करोगे। तो चीज़ मैंने एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से उठा के रखे इकोनॉमिक में, हर सब्जेक्ट के जितने पेपर बनाए मैंने, करीब अभी 25 पेपर बनाए जो मार्केट में भी अवेलेबल है ना। तो उनकी क्वेश्चन आपको करने सॉल्व, है ना, हर पेपर हर कोचिंग से डिफरेंट आपको मिलेगा वो, ठीक है। तो यहाँ से आपको 50 क्वेश्चन करने, आपको यहाँ से भी क्या होगा, इकोनॉमिक को कुछ चीज़ें डेवलप होंगी, ठीक है। आगे बजट हमने यहाँ पर अभी पहले क्या दे रखा था, पहले दे रखा था इकोनॉमिक सर्वे, वो पूरा हुआ 100 क्वेश्चन। अब हम लोग बजट देखेंगे, करीब यहाँ पर 100 से ऊपर 150 से प्लस क्वेश्चन होंगे यहाँ पर, है ना, एक बार आप देखना। तो पीडीएफ में टेलीग्राम पर दे दूंगा आपको। बजट से आपको क्या करना है, 150 एमसीक्यूज करने हैं इसके, पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगा आपको, और यहाँ पर मार्केट में भी अवेलेबल, मार्केट से चाहते हो तो आप इसको परचेस कर सकते हो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है, बुकलेट टाइप में है। आगे आते हैं, आगे यहाँ पर है सीसेट। सीसेट में आपको क्या करना है, सीसेट में टॉपिक है बैठने की व्यवस्था, मतलब सीटिंग अरेंजमेंट जो होता है, ये टॉपिक आपको पढ़ना है। टॉपिक छोटा है, टॉपिक छोटे से मतलब नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है यहाँ से देख करके, जैसे कि आपने क्वेश्चन देखा ही है, ठीक है, क्वेश्चन आपने पढ़ा कि दे रखा है, आप इसको अपने मन से बैठ के सॉल्व करो, ठीक है, 5-7 मिनट 10 मिनट जितना लेते हो उतना सॉल्व करो। क्या गलती हो रही है, अगर सही होता तो अच्छी बात है, क्या गलती हो रही, जो गलती अगर हो रही है उस गलती को आपको नोट करते जाना है पॉइंट में। सी सेट की कॉपी बना लो, जितना मैं टॉपिक बना रहा हूँ वो बता रहा हूँ, उस टॉपिक को गलतियाँ नोट करते जाओ, क्या गलती हो रही थी, मुझे इस टॉपिक पर पढ़ना है, मेहनत करना है, इतना, ठीक है। आगे आते हैं, देखो कोई ज़्यादा काम नहीं है, आप अगर सिस्टमेटिक से करते हो ना तो 8 से 9 घंटे में पूरी चीज़ें सब खत्म हो जाएंगी। और यूपीएससी जो एस्पिरेंट्स है ना, इसको कम से कम 12 से 13 घंटा तो चाहिए ही चाहिए, है ना। 10 घंटे आप निकाल, 24 घंटे में 10 घंटे आप निकाल दो सोने के लिए, मैं सोने के लिए मान लेता हूँ 10 घंटे, रेस्ट करना सोना 10 घंटे हो गए, ठीक है। कितना बचा, 14 घंटे बचे। 14 घंटे, 1 घंटे में आपको खाना पीना हो गया, नहाना रेस्ट करना, है ना, ये भी हो गया। तो मैं सोचता हूँ 2 घंटे और निकल गए यहाँ से, 12 घंटे बचे, 12 घंटे इधर दे दो, 12 घंटे इधर दे दो, 12 घंटे आप 9 घंटे सोने का मान लो, और 3 घंटे एक्स्ट्रा काम के हो गए आपके, और आपके इधर हो गए, है ना। तो आप इस टाइप से करो, थोड़ा अच्छा रहेगा, ठीक है। आगे इकोनॉमिक पार्ट 1 करना है, जैसे कि आपका क्या है, पीटी 365 मैगजीन है, ठीक है। इसमें टॉपिक 1 आपको करना है, ये सब दे रखे हैं इसमें, है ना। टॉपिक 1 आपको पूरे करने हैं, वाईटी पर मैं करा चुका हूँ, यूट्यूब पे इनको मैं करा भी चुका हूँ। देखो कैसे कराया मैंने, कि आपको चीज़ें बताएं क्या क्या चीज़ें वहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं, क्या क्या आपको पढ़ना है, वो सब मैंने बताएं, समझाई भी कैसे क्वेश्चन वहाँ से बन सकता है, ये भी बताइए। प्लस साथ में ये भी बताया वहाँ पे इसके जो MCQs हैं, एक पीटी सिलेक्ट MCQs है जो, वो मैंने आपको कराया भी है यूट्यूब पे भी, और मार्केट में भी अवेलेबल है, मार्केट से भी ले सकते हो, जरूरी नहीं कि मार्केट से लो, है ना। मैं नहीं कह रहा कि मार्केट से लो तो मुझे पैसे मिलेगा, नहीं, मुझे पैसे वैसे कोई वो नहीं कि मैं अब मार्केट जाओ तो मुझे पैसे से मिलेगा, कि पैसे मुझे एक मैगजीन लोगे तो मुझे 5 रुपये मिलेगा, मुझे 10 रुपये, मुझे ये सब नहीं करना है ना। आप यूट्यूब से ही कर लो, ज़्यादा बेस्ट है। पीडीएफ भी है, पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कराऊंगा, पीडीएफ से कर सकते हो, ठीक है। ये कहीं मत सोचना कि मैं बोलता हूँ लेने के लिए तो सोचो कि पैसे के लिए बोलता हूँ, नहीं, बल्कि मार्केट में और हर जगह से कम रेट में आपको बोलूँगा शॉप से लेने के लिए, है ना, बस इतना। बाकी मेरा कोई इसमें वो नहीं कि हाँ आप लो, है ना, बाकी शॉप हैं जानते हो लोग, तो इस वजह से मैं आपको बता देता हूँ कि कहीं ना फंस के थोड़ा सा सही जगह चले जाओ, है ना। तो देखो इतनी चीज़ आपको यहाँ से कवर करनी है, ठीक है। ये सब टॉपिक पीटी 365 को ज़्यादा नहीं दिए मैंने, सफिशिएंट टॉपिक दे रहा हूँ, ठीक है। आगे अब बस क्या करना है आपको, आज रिवीजन करना है, सबसे महत्वपूर्ण है सबसे काम रिवीजन करना। और हम क्या करेंगे आज, ये सब करते करते साथ में आज
मैं आपको क्या करूँगा, करंट अफेयर्स, ये आप टॉपिक कवर करीब 6 से 7 बजे तक कवर कर देना, ठीक है। और क्या करना है, मैं आपको करंट अफेयर्स दूंगा। करंट अफेयर्स करीब मैं आपको शेयर करूँगा 6 बजे के बाद शेयर कर दूंगा। करंट अफेयर्स कम से कम 8 से 9 टॉपिक में करंट अफेयर्स शेयर करूँगा, PDF पूरा एक्सप्लेनेशन में अच्छे से। वो आपको 8 से 9 टॉपिक आपको पढ़ना है, मैंने यहाँ पे नहीं दिए, 8 से 9 टॉपिक आपको पूरे करना है। उनके जो MCQs रहेंगे वो मैं कहीं ना कहीं ऐड कर दूंगा, ठीक है, उसकी टेंशन मत लेना। वो टॉपिक आपसे पढ़ना और MCQs में कहीं ना कहीं ऐड कर दूंगा, तो आपको करंट के भी 8 से 9 टॉपिक जहाँ पे हो जाएंगे। मैंने यहाँ पे नहीं ऐड किए अभी, ठीक है, तो मैं आपको शेयर करूँगा अलग से, वरना काफ़ी लेंदी लगने लगता है ना कि काफ़ी बड़ा हो गया ये, तो इस वजह से यहाँ पे नहीं ऐड किया मैंने। अभी क्या है, अब देखो जो भी आपका चैनल पे नहीं ऐड है उसको ऐड कर सकते हो, है ना। डेली टारगेट के बारे में बता भी सकते हो, आपको अच्छा लगता है तो। नहीं अच्छा लगता है कि हाँ मैं ही पढ़ूंगा सिर्फ, मैं किसी को नहीं बताने वाला, मुझे अच्छी चीज़ मिल गई है ना, नहीं, ये नहीं करना है ना। ये देखो अपने माइंड से ये नेगेटिविटी बिल्कुल निकाल दो। सिलेक्शन के पॉइंट तभी पहुँचोगे पास जब ये सब चीज़ें निकाल दोगे, क्योंकि देखो UPSC ना एक इंसान को पहले सबसे पहले अच्छा बनाता है। अच्छा बनाने के बाद वो UPSC का जो होता है ना, जैसे कि ऑफिसर आप बनोगे तब बनोगे। अगर आप अच्छे इंसान यहीं पर नहीं बन पाए तो बहुत दूर हो जाएगा पीछे सिलेक्शन होने से। इस अच्छा है क्योंकि आपकी वैसी भावना बनी रहेंगी माइंड में, ठीक है, ध्यान रखना है। तो वैसे चीज़ें सेट करके रखो। देखो जरूरी नहीं कि आप बताओगे किसी को तो पास हो जाए, नहीं, आप पे डिपेंड करता है आपने क्या पढ़ा, ठीक है, वो क्या पढ़ रहा है उस पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। बाकी यहाँ से आप टारगेट फॉलो करो अच्छे से, और यहाँ पर हम एंड करते हैं, इसको ख़त्म करते हैं, पूरा फिनिश हो जाए। और आपको लर्न करने की चीज़ और कुछ पूछना रहेगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है, बता सकते हो, ठीक है। अच्छे से सिस्टमेटिक से आप चीज़ों को फॉलो करो। यहाँ से क्या क्या कवर होगा आपका, जैसे इकोनॉमिक कवर हो जाएगी, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री मेडिवल हिस्ट्री भी कवर हो रही है, CSET की भी पॉइंट कवर हो रहे हैं, PT 65 भी हो रही है, करंट अफेयर्स भी हो रहा है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। अगर एक दिन में देखा जाए कम से कम लोग 6 से 7 क्वेश्चन UPSC के टाइप में डेली सॉल्व कर रहे हैं, जो पूछने की उम्मीद है UPSC की इन सब टॉपिकों से। इसलिए मैं बोलता हूँ कोशिश करते रहो, है ना कहीं टॉपिक आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात रिवीजन, ठीक है, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, टॉपिक पढ़ो, साथ में रात में फ्री होके 8-9 बजे से बाद या 10 बजे या 2 बजे 3 बजे तब भी फ्री रहते हो, पूरी चीज़ों को रिवीजन करो, क्या क्या आपने पढ़ा है, गो थ्रू करो, क्या क्या चीज़ें मैंने देखी हैं, पॉइंट बनाओ, ठीक है। एंड करते हैं इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।